So very good evening, everyone. As you can see on your screen, that today we are going to start exercise physiology questions of the June 2019. तो जो जून 2019 के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आया था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, उसको हम लोग आज की क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपने 2023 से स्टार्ट किया था और उसके बाद जैसे आप नीचे आते रहे तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी होता रहा, है ना। आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले के टाइम पे, तो धीरे धीरे करके आप क्या देख रहे हो कि आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग होता जा रहा है। तो सिर्फ आपने एक क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन आ गया तो बस इसका आंसर आपने मार्क कर दिया, ये नहीं करना। सिर्फ आपने आपने समझना है चीजों को। क्या समझना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, क्या समझना है आपने कि भाई इसके अदर ऑप्शंस जो हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं, या बाकी जो ये राइट आंसर है इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, इस तरीके से आपने देखना है। आपने देखना है कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, क्वेश्चंस का, उसको आपने समझना है। ओके। और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इंपॉर्टेंट चीज ये है सबसे कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग क्या आप सही तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो अच्छे तरीके से तो आंसर क्या ही दोगे आप। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको समझना है आपने क्वेश्चन को, ऐसे बिना सोचे समझे आंसर्स के ऊपर नहीं जाने, क्वेश्चन को समझिए देन गो फॉर द आंसर्स। पर चेक करिए क्या आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, पढ़ने के बाद आप राइट आंसर दे रहे हो, या फिर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जाके आपको पढ़ना है, ये नोट डाउन करना है आप। ओके, ये चीज क्लियर करना है आपने। इस तरीके से आपने इस सेशन को लेना है जो चल रहा है अभी हमारा। चलिए आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द propagation of nerve impulse from one node of Renwire to the other is called what? एक नोड ऑफ रनवायर से दूसरे नोड ऑफ रनवायर की तरफ जो आपके नर्व इंपल्सेस पास हो रही हैं, तो उस कंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरल कंडक्शन, रिफ्लेक्स कंडक्शन, स्पेशल समेशन या सॉल्टेटरी कंडक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, वी हैव यूज्ड दैट टर्मिनोलॉजी फॉर मल्टीपल टाइम्स। एक नर्व एक नोड ऑफ रनवायर से नोड ऑफ रनवायर से आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है दूसरे नोड ऑफ रनवायर पर, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, बहुत फास्ट जो है आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स से ट्रैवल करता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको। यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो फॉर फैट पैल्मेटिक एसिड का क्या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो रहता है? 0.55, 0.60, 0.70 या 0.80? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो का क्या, फैट का पैल्मेटिक एसिड का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कितना रहता है? यस। तो फैट का आपका जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो रहता है दैट इज 0.70। कितना? 0.70। कार्ब्स का कितना रहता है? कार्ब्स का रहता है 1, और प्रोटीन का रहता है आपका 0.80। ओके, तो इसलिए इसमें फैट का पूछा है तो दैट इज 0.70। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इन कंपैरिजन टू एनारोबिक एथलीट्स, अनएरोबिक एथलीट्स के कंपैरिजन में आपका एरोबिक एथलीट का हार्ट कैसा रहता है? एनारोबिक एथलीट के कंपैरिजन में एरोबिक एथलीट का हार्ट कैसा रहता है, किस तरीके से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं? इंक्रीज कैविटी साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का कैविटी साइज इंक्रीज हो जाता है, ये कैविटी साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कार्डियक मसल आपकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, इंक्रीज मायोकार्डियल थिकनेस, कि ये जो आपकी मायोकार्डियल मसल है उसके थिकनेस इंक्रीज हो जाता है। और चौथा बोला प्रोनाउंस थिकनेस ऑफ लेफ्ट ऑरिकल वॉल्स, लेफ्ट ऑरिकल वॉल्स की आपकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा?
तो देखिए एनारोबिक एथलीट के कंपैरिजन में जो एरोबिक एथलीट है उसके हार्ट का जो कैविटी साइज है वो इंक्रीज होता है। क्यों कैविटी साइज इंक्रीज होता है? बिकॉज इनको लार्ज अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स तक, टिश्यूज तक। तो वो कौन पहुंचा कर ले जाता है? मतलब ब्लड के अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब ट्रेवल करके ले जाता है। इसलिए जब आप एरोबिक एथलीट होता है उनके हार्ट का साइज, मतलब बीच का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, कैविटी साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में ब्लड जो है पंप होता है उसके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। वन ऑफ द एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस, या फिर पीसीओडी, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। एंड्रोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी व्हाट? देखिए जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या हो गया आपका कि कार्पल मतलब क्या? आपके कार्पल बोन्स, मतलब आपका हैंड के अंदर क्या होता है, जो नमनेस है वो देखने को मिलता है आपको, वीकनेस देखने को मिलता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है आपका ओबेसिटी के साथ। नेक्स्ट है पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है भाई? आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है? आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई सारी दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, जिसमें से आपका एक रीजन है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज आया है, ठीक है, उसका स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा, या स्टोर्ड जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर हो गया आपका। तो ये एक रीजन है आपका फैट का, और ये क्या इफेक्ट है? एंड्रोक्रिनोलॉजिकल, एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका रिलीज होता है। ओके, तो एंड्रोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट है आपका ये, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सोशल स्टिग्मेटाइजेशन क्या होता है? सोशल स्टिग्मेटाइजेशन होता है आपका कि भाई सोशली सोशल इफेक्ट की वजह से अगर आपको ओबेसिटी हुआ, तो सोशल इफेक्ट तो यहाँ पे आपका है नहीं, क्यों? किसकी बात की है? एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट की बात की है, तो यहाँ पे सोशल इफेक्ट का लिया गया। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो गया आपका कि जो आपके स्टमक के अंदर जूसिस प्रेजेंट है या बाइल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होते हैं? आपका जो डक्ट है, ठीक है, उसके अंदर इरिटेशन कर देते हैं ये, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हार्ट बर्न। तो इसी को गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बोला गया है। जो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह आपका बाइल्स वगैरह है वो आपके ट्यूब के अंदर, डक्ट के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन, हार्ट बर्न, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो दैट इज व्हाट गैस्ट्रो रिफ्लक्सल, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये भी नहीं है आपका एंडोक्रिनल इफेक्ट, क्या है? सिर्फ ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्या कह रहा है? द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द ब्लड इवन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज। तो रेस्टिंग कंडीशन में भी आपका जो ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, वो कितना प्रेजेंट है? ये मैंने आपको बता रखा है क्लासेस के अंदर। यस, लैक्टिक एसिड आपका रेस्टिंग कंडीशन में भी ब्लड के अंदर कितना प्रेजेंट है? कितना? 5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब आप अभी रेस्ट कंडीशन में हो और आपकी बॉडी से अगर मैं 100 ml ब्लड निकालूं, तो इस 100 ml ब्लड के अंदर 5 mg जो है वो आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। ओके, तो 5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। गॉट इट? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। रेडीमेड एक्स्ट्रा मस्कुलर स्टोर्स ऑफ एटीपी पीसी इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपके बॉडी के अंदर एटीपी पीसी का स्टोर्ड कितना है? जस्ट, ये भी शायद से बता रखा है आपकी स्लाइड्स में होगा ये। कितना रहता है?
570 टू 680 मिलीमोल, ठीक है, इतना आपका प्रेजेंट रहता है रेडीमेड एक्स्ट्रा मस्कुलर स्टोर ऑफ एटीपी इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो फिफ्थ सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए इसको करिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? परसेप्शन ऑफ रिसेप्टर्स। सेकंड, इंटरप्रिटेशन बाय सीएनएस। थर्ड कह रहा है एफरेंट ट्रांसफर ऑफ इंपल्स, और फोर्थ कह रहा है इफरेंट ट्रांसफर ऑफ इंपल्स। क्वेश्चन नंबर 7। जैसे सही बच्चे आंसर देंगे। सोचिए। यस, क्या हो गया करेक्ट आंसर इसका? देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? परसेप्शन ऑफ रिसेप्टर, इंटरप्रिटेशन बाय सीएनएस, एफरेंट और इफरेंट। देखिए ये आपका मान लो इंटीग्रेशन सेंटर है आपका ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो मान लो ये आपका हैंड है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे आपके, ये परसीव करेंगे, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये परसीव किया। फिर इसके बाद कौन सा नर्व? एफरेंट नर्व, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एफरेंट नर्व को एफरेंट नर्व, जिसको हम लोग दूसरा नाम इसका है एफरेंट नर्व का सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, ठीक है। हाँ, तो यहां से सिग्नल गया, तो पहला ऑप्शन क्या? परसेप्शन ऑफ रिसेप्टर। सेकंड क्या हो गया? एफरेंट नर्व या एफरेंट ट्रांसफर ऑफ इंपल्स। फिर यहाँ पे जब पहुंचा, तो यहाँ पे क्या है आपका? सीएनएस क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन करेगा, जो भी मैसेज है उसको इंटरप्रेट करेगा। फिर मोटर न्यूरॉन से, ठीक है, या फिर इफरेंट न्यूरॉन से, इफरेंट ट्रांसफर ऑफ इंपल्सिस से जो है आपका वो सिग्नल आपके मसल्स तक जाएगा। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस हो गया। पहले परसेप्शन, फिर उसके बाद एफरेंट, फिर इंटीग्रेटेशन, इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके बाद इफरेंट। तो देख लो इसमें किसमें बैठ रहा है? ए, ये सी, फिर उसके बाद बी और ये डी। तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा सेवंथ का। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स कौन कौन सी है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 8। यस, चलिए आंसर दीजिए। देखिए, क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स, चार मसल्स होती हैं आपके क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप्स के अंदर, जिसमें से तीन तो वाई फिक्स्ड है आपकी। कौन सी? वास्टाई की, ठीक है। कौन कौन सी? वास्टाई मीडियालिसिस, वास्टाई इंटरमीडियालिसिस, ठीक है, और वास्टाई लेटरालिसिस, लेटरालिसिस, और एक होता है आपका एडेक्टर मैग्नस। ओके, तो देखो इसमें वास्टाई लेटरालिसिस, वास्टाई मीडियालिसिस, और एक एडेक्टर मैग्नस आपका, सॉरी एडेक्टर मैग्नस नहीं, रेक्टस सर फिमोरिस। रेक्टस रेक्टस फिमोरिस होता है, femoris। बीच वाली मसल आपकी रेक्टस फिमोरिस, सॉरी, रेक्टर, रेक्टस फिमोरिस, रेक्टस फिमोरिस। तीन वास्टाई ग्रुप का होता है और एक रेक्टस फिमोरिस होता है, मैं गलती से एडेक्टर मैग्नस को डिलीट कर दीजिए, वास्ट रेक्टस फिमोरिस होता है। तो क्या सीक्वेंस बैठेगा करेक्ट आपका? एसीडी, एसीडी मतलब ये थर्ड में, ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द हीट डिसऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिवियरिटी। ये मैंने क्लास में करवाया, आपको सेम क्वेश्चन करवाया है क्लास में। हीट स्ट्रोक, हीट साइनोक, साइनोक, साइनाकोप, हीट क्रैम्प,
हीट एग्जॉशन ड्यू टू वाटर डिप्लेशन और हीट एग्जॉशन ड्यू टू सॉल्ट डिप्लेशन। उसकी सिवियरिटी के हिसाब से आपने हीट डिसऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यस, सोचिए आराम से और करिए। यस, चलिए तो आइए देखते हैं क्या क्या बैठेगा करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे कीर्ति माइक ऑन है आपका। यस, तो आपको सबसे पता है कि सबसे, अगर हम लोग असेंडिंग में लगाएं, सबसे कम इफेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है हीट क्रैम्प के अंदर। आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो हीट क्रैम्प, फिर हीट साइनाकोप। हीट साइनाकोप क्या होता है आपका? बेसिकली हीट की वजह से क्या होता है, अगर आप काफी लंबे टाइम तक खड़े हैं तो उसमें जैसे ही आप सडनली उठते हैं, सडनली बैठते हैं, तो आपको उसमें फेंटिंग टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें डिजीनेस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो दैट इज अ हीट साइनाकोप। ओके, इसलिए इसके बाद बी आएगा आपका, सी के बाद बी। फिर उसके बाद आपका हीट एग्जॉशन ड्यू टू सॉल्ट डिप्लेशन, सॉल्ट की डिप्लेशन की वजह से हीट एग्जॉशन, ये आया आपका। सॉरी सॉरी, इसके बाद ये नहीं आएगा, हीट एग्जॉशन ड्यू टू वाटर डिप्लेशन, क्योंकि पहले वाटर डिप्लेशन होता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्ट डिप्लेशन होता है। तो आपका आएगा सबसे पहले सी हीट क्रैम्प, फिर आएगा बी हीट साइनाकोप, फिर वाटर डिप्लेशन, फिर सॉल्ट डिप्लेशन, और लास्ट में जाके सबसे डेंजरस होता है आपका हीट स्ट्रोक। ये आपका ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ रिएक्शन एबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। रिएक्शन एबिलिटी को आपने एक सीक्वेंस में लगाना है। टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सेंस ऑर्गन। देखो, ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर एज इट इज उठाया गया है। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ही था ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर ही ये एज इट इज उठाया गया है। चलिए करिए इसको, आपके नोट्स में भी होगा। टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सेंस ऑर्गन, टाइम टेकन बाय द सीएनएस टू जनरेट मोटर नर्व impulse, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सीएनएस, टाइम टेकन बाय द सेंस ऑर्गन टू जनरेट अ नर्व impulse, टाइम टेकन बाय द मोटर नर्व impulse टू रीच द मसल। जस्ट इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपने, मतलब कि थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चन आपने अभी जस्ट कवर किया। ओके, और बाकी लोग भी दीजिए आंसर। सबसे पहले क्या होगा? अच्छा पहले बताओ, पहले स्टेप में क्या होगा सबसे पहले? सब में ए है, अच्छा ये तो सब में कॉमन है। मतलब टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सेंस ऑर्गन, आपका जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ तक जो भी टाइम लगा। ओके, फिर उसके बाद बी सी डी आपका बता रहा है, बी सी डी है ना। बी देखो, टाइम टेकन बाय सीएनएस टू जनरेट नर्व इंपल्स, सीएनएस तो इधर आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन सेंटर में हो गया सीएनएस, बट इससे पहले भी कुछ है क्या? टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सीएनएस, ये भी हो सकता है। और डी क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय द सेंस ऑर्गन टू जनरेट अ नर्व इंपल्स। अब देखो, सेंस ऑर्गन को, यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन है, इसने जो टाइम लिया है, तो ये हो गया पहले। सबसे पहले क्या हो गया आपका पहले नंबर पे? ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन ने जो टाइम लिया है वो हो गया। फिर टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच, नर्व इंपल्स जनरेट हो गया आपका। फिर सीएनएस में गया, तो तीसरा ये हो गया ऑप्शन आपका। अब सीएनएस के अंदर इंटरप्रिटेशन होगा, कुछ है क्या सीएनएस के अंदर इंटरप्रिटेशन का? टाइम टेकन बाय द सीएनएस टू जनरेट मोटर नर्व इंपल्स, और टाइम टेकन बाय द मोटर नर्व इंपल्स टू रीच द मसल। तो ये सब लास्ट में आ जाएगा आपका ई, ठीक है, और बी इधर आ जाएगा।
CNS के अंदर आपका मोटर नर्व इम्पल्स जो है वो जो जनरेट हुआ है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये आपके मसल्स तक स्पेसिफिक चला गया, यहाँ से जो जनरेट हुआ, फिर इसके बाद ये आपके मसल्स तक जो आ गया, तो ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया सर इसमें? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बड़े इजी क्वेश्चन है ये। तो सेम पैटर्न, सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी था आपका, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए। The from muscular stores of ATP PC depleted during exercise are restored after an hour of the recovery period. Okay. रीजन बोल रहा था एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरेशन रिस्टोरेशन इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द एरोबिक सिस्टम वर्किंग इन द रैपिड रिकवरी फेज ऑफ ऑक्सीजन लेवल। यस, क्वेश्चन नंबर 11। द फॉर्म मस्कुलर, ये फॉर्म नहीं होगा, द फॉर्म muscular stores of ATP PC depleted during exercise are restored after an hour of the recovery period। एक आवर के अंदर आपका जो रिकवरी स्टोर्ड हुआ है एटीपी का, जो स्टोर्ड है एटीपीसी का जो स्टोर्ड है, वो रीस्टोर्ड हो जाता है। होता है कि 1 घंटे के अंदर, कितने मिनट के अंदर एटीपी स्टोर्ड हो जाता है आपका? इफ यू रिमेंबर द क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ एनर्जी सिस्टम, आई टोल्ड यू पीसी एटीपीसी को कितने टाइम में ही आप उसको रिस्टोर कर सकते थे? सर ये जल्दी हो जाता है। हाँ, कितना टाइम दिया था बीच में? 1 घंटा नहीं लगता? सर हाँ, यही कोई 3 मिनट्स। सर 3 मिनट्स बोले थे हाँ, आपने। 3 to 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। यस सर, 3 to 5 मिनट्स। ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, एक्सरसाइज इंटेंसिटी। 2 मिनट्स लगेगा, 3 मिनट्स लगेगा, जनरली 3 to 5 मिनट्स। ओके, 1 घंटा नहीं लगता आपका। तो ये तो अजेशन तो आपका वैसे ही गलत हो गया। रीजन क्या कह रहा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरेशन रिस्टोरेशन इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द एरोबिक सिस्टम। यस, इसकी वजह से, एरोबिक सिस्टम की वजह से, मतलब कि ऑक्सीजन की वजह से ही तो एटीपी का रिस्टोरेशन होता है आपका, है ना, इन द रैपिड रिकवरी फेज ऑफ ऑक्सीजन डेड। तो रीजन आपका करेक्ट हो गया। तो एजेशन फॉल्स है आपका और रीजन ट्रू है सर आपका। डी ऑप्शन। 12th का राइट आंसर, सॉरी 11th का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 4 हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए सेम क्वेश्चन है आपका। It has been seen that the concentration of ATP and PC in muscles is same for male and female। ये जो ATP PC का स्टोर्ड है मेल और फीमेल के लिए, वो सेम है, ऐसा एजेशन के अंदर बोला गया। रीजन में क्या बोला गया है? द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस इज ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन द मसल्स फाइबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये जो उनके परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस है, वो किसकी वजह से है? मसल्स फाइबर की वेरिएबिलिटी की वजह से जो है वो देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। मेल और फीमेल दोनों की एरोबिक परफॉर्मेंस क्या सेम रहती है क्या? बताओ पहले तो। नहीं रहता। मैं सर आपको नहीं रहती। डिटेल ड्यू से टू मतलब कि, कल कल हाँ, भी आपने बताया था सर, साइज भी हार्ट का डिफरेंट होता है। यस, अभी मैं आप, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा और मैं आपको डीप डाउन लेके आता हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखा कि एरोबिक परफॉर्मेंस जो है वो सेम नहीं रहता, मेल और फीमेल का डिफरेंस रहता है। ओके, अब अगर एरोबिक परफॉर्मेंस सेम नहीं है, इट मींस व्हाट, कि एरोबिक परफॉर्मेंस किसकी वजह से बढ़ रहा है आपका? अगर ग्लाइक आपके मसल्स के अंदर, ये डिपेंड किसके है? टाइप ऑफ मसल्स फाइबर के ऊपर। और मसल्स फाइबर आपका किस टाइप का है, कि भाई उसके अंदर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कैसे है, एटीपीज की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद मायो, इसकी क्या कहते हैं आपके, डेंसिटी क्या है आपके कैपिलरीज की, ठीक है, नंबर ऑफ कैपिलरीज कितनी है, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आप, ठीक है। मसल्स फाइबर की वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या है, वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो
मेल और फीमेल का सेम नहीं है, आपने देखा क्या एरोबिक परफॉर्मेंस सेम नहीं है, डिफरेंस है। और किसकी वजह से डिफरेंस है भाई, इनके मसल्स फाइबर के वेरिएबिलिटी की वजह से डिफरेंस है। तो ऑप्शन इसमें अदर्शन में क्या बोला, इट हैज बीन सीन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी एंड पीसी इन मसल्स इज सेम फॉर मेल एंड फीमेल। नहीं, ये सेम नहीं है, डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इनके मसल्स फाइबर के अंदर वेरिएबिलिटी होती है, मेल और फीमेल का, मेल का अलग, फीमेल का मतलब अलग नहीं, वेरिएबिलिटी अलग अलग रहता है। मतलब कि इसके अंदर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम ज्यादा रहता है, इसके अंदर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कम है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी ज्यादा रहती है, इसके अंदर कम रहता है आपका। तो ये डिफरेंस रहता है, वेरिएबिलिटी रहता है। अजर्शन तो आपका गलत है, रीजन आपका करेक्ट है। तो अजर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। तो 12th का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन रिजल्टिंग फ्रॉम again are primarily to decrease in a basal metabolic rate and physical activity. रीजन बोला गया, एक्सरसाइज हैड बीन शोन टू प्रिजर्व लीन बॉडी मास, डिक्रीज फैट स्टोर्स एंड स्टिमुलेट प्रोटीन। अरे गेन होगा, और प्राइमरी टू डिक्रीज इन basal rate and physical activity। क्वेश्चन नंबर 13, करिए करिए बताइए। यस, सॉरी ये अगेन ही है, प्राइमरी टू सर डिक्रीज। बी ऑप्शन। बी, ये देखते हैं अभी, बाकी और भी दीजिए आंसर। यस, क्या बोला गया है आइए पढ़ते हैं। सजेशन के अंदर बोला गया है आपका कि द चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन, कि जो आपके बॉडी कंपोजिशन के अंदर चेंजेस आ रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अगेन आर प्राइमरी ड्यू टू डिक्रीज इन, ये जो चेंजेस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, डिक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसकी वजह से जो है आपका डिक्रीज आ रहा है। फिर बीएमआर क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये आपका एक दिन के अंदर कितना कैलोरी कंजम्पशन करते हो, कितना कैलोरीज बर्न आउट करते हो, दैट इज बीएमआर। ओके, ये अजेशन बोला गया आपका। रीजन क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज हैड बीन शोन टू प्रिजर्व लीन बॉडी मास, डिक्रीज फैट स्टोर्स एंड स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोला है, एक्सरसाइज के अंदर देखा गया है कि वो आपका लीन बॉडी मास को प्रिजर्व कर रहा है, फैट स्टोर्स को डिक्रीज कर रहा है, और प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। ओके, तो ये अजेशन भी करेक्ट है आपका, रीजन भी करेक्ट है आपका। अब इसके अंदर रिलेशन देखते हैं। देखो, बॉडी कंपोजिशन के अंदर जो आपका चेंजेस आ रहा है वो बीएमआर और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। यस, और फिजिकल एक्टिविटी मतलब, देखो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, बी होना चाहिए, क्योंकि इंटरलिंक नहीं कर रहा है ये। बट आपके नेट का अगर पेपर देखोगे तो उसके अंदर ए राइट आंसर माना गया, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर, वैसे इंटरलिंक नहीं कर रहा है इतना ज्यादा ये, काजेशन और रीजन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट आपका एनटीए जो है इसको राइट आंसर ए मान रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, बट एक्सप्लेनेशन अगर आप समझोगे दोनों का, तो वो जो है बी होना चाहिए, बट एनटीए ए मान रहा है, तो यू शुड गो फॉर इट ए। ओके, बट लॉजिक के हिसाब से बी होना चाहिए इसका आंसर। ये है आज की क्लास में आपका, कितने पेपर रह गए आपके, 2019 तक कर लिया ना हम लोग, 18 करेंगे और 17 करेंगे। हम ये भी करेंगे, वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जो आपके पैसेज वगैरह भी आए ना, तो वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है, उसका भी कैलकुलेशन देंगे, चाहे कुछ सा भी, चाहे स्टैट्स का क्वेश्चन हो, चाहे कुछ। नवंबर 2017, जनवरी 2017, और 17 तक करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है, 17 तक करेंगे। तो बस आज के लिए इतना सफिशियंट है आपका, बाकी
जो है वो कल करेंगे हम लोग, ठीक है।